Yes, sir. बेटा गुड मॉर्निंग टू ऑल। Yes. Good morning, sir. देखो बेटा, इनर्ट पेयर इफेक्ट, ये बेटा सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि इनर्ट पेयर इफेक्ट लगता कहाँ है। तो इनर्ट पेयर इफेक्ट आपका लगता है इनर्ट पेयर इफेक्ट, ये देखो बेटा, जैसे इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट है, एंटीमनी और बिस्मिथ के अंदर आ जाओ तुम, एस बी और बी आई। तो एस बी की जो आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन थी आपकी, वो थी 5s2 5p3, फिफ्थ पीरियड में था ये। और बिस्मिथ की क्या होगी बेटा, 6s2 6p3। तो क्या होता है, लेंथनाइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से बिस्मिथ की साइज़ कम थी ना बेटा। इसके अंदर मैंने ये बताया था पहले तुम्हारे को कि 6s2 6p3 से, और भी अगर इसको थोड़ा सा एलाबरेटेड फॉर्म में लिखना चाहो तो 4f14, 4f14 के बाद 5d10, 6s2 6p3। तो ये जो एस इलेक्ट्रॉन्स है बेटा, ये इन इन इनके पुअर शील्डिंग इफेक्ट की वजह से इन एस इलेक्ट्रॉन्स की बॉन्ड बनाने की, बॉन्ड के अंदर पार्टिसिपेट करने की टेंडेंसी क्या हो जाती है बेटा, कम हो जाती है। समझ गए? इन दोनों के पुअर शील्डिंग इफेक्ट की वजह से टेंडेंसी ऑफ एन एस ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स, ये बाकी सब ग्रुपों में भी लगेगा, टू पार्टिसिपेट इन एन एस ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स टू पार्टिसिपेट इन बॉन्ड फॉर्मेशन डिक्रीजेस। उनकी बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी बेटा क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो डिक्रीज हो जाएगी तो ये कह सकते हैं, देखो सारे इलेक्ट्रॉन अगर ये लूज करते हैं एस के और पी के तो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, और खाली इस के लूज करते हैं तो लोअर होगा। तो ये कह सकते हैं कि स्टेबिलिटी ऑफ लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेस एंड दैट ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबिलिटी डिक्रीजेस। बोलो बेटा। ड्यू टू विच stability of lower oxidation state increases and that of higher oxidation state decreases। लोअर की तो इंक्रीज हो जाएगी बेटा स्टेबिलिटी, और हायर की क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो देखो बिस्मिथ ये 2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, बिस्मिथ +3 और बिस्मिथ +5। तो इसमें से कौन सा मोर स्टेबल होगा बेटा, जो +3 वाला है वो मोर स्टेबल होगा। क्यों, रीजन क्या आ गया उसका, बिकॉज ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट। बेटा बोलो, बात समझ में आई या नहीं आई? अरे बोलो। Yes, sir. Yes, sir. देखो अब यहाँ पे देखो, ये तो बिस्मिथ के अंदर हो गया बेटा। चलो अब मान लो बिस्मिथ के अलावा इसके अंदर कोई और दूसरा एलिमेंट ले लें हम, ठीक है। बिस्मिथ के अलावा हमने दूसरा एलिमेंट ले लिया इसमें, जैसे पिछले ग्रुपों में पिछले साल जो पढ़ा होगा तुमने, एक तो मैंने लिख दिया PbO2। PbO2 इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। PbO2 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। PbO बेटा कौन से ग्रुप का मेंबर है, काशी गए शंकर प्रभु। तो काशी गए शंकर प्रभु वाले ग्रुप का है। तो इसके अंदर देखो Pb का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है बेटा, Pb का ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है इसमें, यस और नो? Yes, sir. तो Pb का ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है, तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो बताओ कैसे होगा ये,
देखो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, सबसे नीचे है ये, तो इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से इसका +4 लेस स्टेबल होगा, तो ये +2 में जाना चाहेगा ना, बिकॉज बेटा नहीं समझे बात। देखो Pb+4 और Pb+2 में कौन ज़्यादा स्टेबल होगा? सर Pb+2। Pb+2 किसकी वजह से होगा? इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से। तो ये Inert pair क्या कह effect। सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, Pb+4 has a strong tendency to उसको रिड्यूस करने की स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी होगी। बेटा बोलो क्लियर है या नहीं बात? यस सर। बेटा समझ गए इनर्ट पेयर इफेक्ट? तो जो कल हम पढ़ रहे थे एक प्रॉपर्टी कि वो जो मेल्टिंग पॉइंट्स है, मेल्टिंग पॉइंट इसका क्या नाम, मेल्टिंग पॉइंट क्या हो गया था बेटा इसका, बिस्मिथ का बहुत ज़्यादा कम हो गया था ना। MP ऑफ BI इज लेस देन एंटीमनी। तो क्यों? बिकॉज ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से BI विल फॉर्म ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट BI विल फॉर्म लेस नंबर ऑफ बॉन्ड्स। बिस्मिथ क्या बनाएगा बेटा? लेस नंबर ऑफ बॉन्ड। लेस नंबर ऑफ बॉन्ड्स। इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से लेस नंबर ऑफ बॉन्ड्स बनाएगा, तो मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा उसका? एंटीमनी तो ज़्यादा बनाएगा और बिस्मिथ कम बनाएगा, तो मेल्टिंग पॉइंट उसका लोअर हो जाएगा। बोलो बेटा क्लियर है या नहीं? यस सर। ये कौन सी प्रॉपर्टी थी बेटा मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट वाली? फिफ्थ सर। फिफ्थ प्रॉपर्टी थी। नेक्स्ट देखो सिक्स्थ, मेटेलिक कैरेक्टर। बेटा मेटेलिक कैरेक्टर हर ग्रुप में टॉप टू बॉटम बढ़ता है, तो इसमें भी वही जनरल बात होगी कि मेटेलिक कैरेक्टर टॉप टू बॉटम मेटेलिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा? इंक्रीजेस। इंक्रीज। मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस बिकॉज मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है आपका? मेटेलिक कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज के होता है, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। तो ये फैक्टर्स बोलो इसके फेवर में होंगे, तो उसी के हिसाब से मेटेलिक कैरेक्टर बदल जाएगा। अब देखो नाइट्रोजन और फॉस्फोरस कैसे हैं दोनों? बेटा नाइट्रोजन और फॉस्फोरस नॉन मेटेलिक है, नॉन मेटल। नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस आर नॉन मेटल्स। नेपाल पाकिस्तान। ए आर्सेनिक एंड एंटीमनी। आर्सेनिक और एंटीमनी कैसे हैं? मेटलोइड। और बिस्मिथ क्या है बेटा? बिस्मिथ इज द मेटल। बेटा बोलो क्लियर है या नहीं बात? यस सर। बेटा बोलो कोई डाउट हो तो इसमें किसी को भी। चिराग समझ गया? यस सर समझ गया। मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा बेटा? साइज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो साइज टॉप टू बॉटम क्या होती है? बढ़ेगी। साइज बढ़ेगी तो मेटेलिक कैरेक्टर भी क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। बेटा बोलो क्लियर है या नहीं बात? देवेंदु समझ गया? यस सर। यस सर।
उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी इनकी, कोमल शर्मा समझ गई क्या? यस सर। कोमल शर्मा, यस सर। कोमल शेखावत, यस सर। साहिल, यस साहिल, सर। साहिल नहीं आया बेटे समझ में? सर आ गया। सचिन, साहिल, सचिन, देखो बेटा केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले फर्स्ट प्रॉपर्टी आती है अपने पास ऑक्सीडेशन स्टेट। देखो बेटा ऑक्सीडेशन स्टेट कॉन्फ़िगरेशन से ही पता लग सकता है सबसे पहले तुम्हारे को। जो मेटल है वो तो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट ही शो करते हैं हमेशा, और बाकी नॉन मेटल्स नेगेटिव भी शो करेंगे। तो नाइट्रोजन तो बेटा बहुत सारे ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव अमंग ग्रुप 15, ग्रुप 15 में बेटे सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन देखो -3 भी शो करता है अमोनिया के अंदर। बेटा हाइड्रोजन का नॉन मेटल के साथ क्या होता है? रिया क्या होता है हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट नॉन मेटल के साथ? तनु, -1। शाबाश। हाइड्रोजन का नॉन मेटल के साथ होता है बेटा -1। तो देखो अमोनिया में ये हाइड्रोजन का -1 नॉन मेटल के साथ +1 होता है, उल्टा बोल दिया तूने। इसका x तो +1 तो 3 है, तो +3 × 1 बराबर नेट चार्ज 0। तो हाइड्रोजन x कितना है बेटा नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट? -3 आया नहीं आया? देखो NH2OH हाइड्रोक्सिलामीन, बेटा याद रखो ये 11th क्लास की बातें। कुछ नाइट्रोजन का x मान लिया, 3 हाइड्रोजन है तो 3 हाइड्रोजन का +3, ऑक्सीजन का -2 बराबर 0। तो कितना है x इसका? बेटा x कितना आ गया? -1 आ गया ना। N2H4 हाइड्रोजन, अपरा हाइड्रोजन का बताना नाइट्रोजन का, अपरा। सर +3 कैसे होगा बेटा? 2 नाइट्रोजन का 2x मान ले, और 4 हाइड्रोजन है तो 4 हाइड्रोजन का +1 × 4 बराबर 0। तो क्या आएगा इससे? S2 +2 आएगा। -2 देखो नाइट्रोजन अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है नहीं कर रहा? नहीं समझे बात? इसी तरीके से फॉस्फोरस में निकाल सकते हैं PH3। अब देखो इसमें कितने ये एग्जांपल लिख लो बेटा, कोई एंड थोड़ी। PH3 में फॉस्फोरस का क्या होगा? हाइड्रोजन नॉन मेटल के साथ हमेशा +1 शो करता है। फॉस्फोरस का x मान लो, +1 × 3 बराबर 0। तो x बराबर क्या आ गया इसका? -3। डाइफॉस्फीन ले लें P2H4, तो P2H4 में वही फॉस्फोरस का निकालना है, तो 2x +1 × 4 बराबर 0। तो x कितना आ गया बेटा यहाँ से? -2। बोलो फॉस्फोरस ये शो करेंगे नहीं करेंगे ऐसे? यस सर। अब देखो नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ नाइट्रोजन क्या शो करता है? प्लस में। नाइट्रोजन बहुत सारी ऑक्साइड बनाता है, N2O नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, N2O3, N2O4, N2O5 एटसेट्रा। तो देखो 2 नाइट्रोजन का +2, ये सॉरी 2 नाइट्रोजन का 2x, ऑक्सीजन का -2, तो इसका नाइट्रोजन का कितना आ गया बेटा? 2x -2 बराबर 0। तो x बराबर +1 आ गया ना। इसका x -2 बराबर 0, तो x बराबर क्या आ गया इसका? +2। समझ गए बात? यस सर। x -4 बराबर 0, तो इसका x क्या आ गया? +4।
2x माइनस 6 बराबर 0, तो x बराबर क्या आ गया इसका +3। नाइट्रोजन का 2x माइनस 8 बराबर 0, तो x बराबर क्या आ गया इसमें 4 +4। 2x माइनस 10 बराबर 0, तो यहाँ से x क्या आ गया इसका +5 +5। ऐसे निकालेंगे सबके ऑक्सीडेशन स्टेट। तो नाइट्रोजन प्लस में शो कर रहा है नहीं कर रहा? तो नाइट्रोजन के बगल में अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो उसका प्लस में होगा, और नाइट्रोजन खुद मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है और उससे लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव जुड़ा हुआ है तो नाइट्रोजन का माइनस में आएगा। ओके, और MX3 X यहाँ पे कोई भी हैलोजन हो सकता है। X कौन हो सकता है बेटा? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो इन सब का क्या होता है -1, तो M का यहाँ पे +3 हो गया ना फिर। और M क्या हो सकता है यहाँ पे? नाइट्रोजन, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, एंटीमनी, बिस्मिथ। समझ गए सब? अरे बोलो। यस सर। और MX5 टाइप होगा तो बेटा देखो वही X का तो -1 होगा, X का -1, तो M का क्या हो गया फिर +5। बेटा बोलो, समझ में आया नहीं आया? यस सर। अब देखो इसके अंदर एक इम्पोर्टेंट नोट, ये तो सब निकालने एग्जाम्पल्स थे, इनमें कोई काम का नहीं है, ये तो तुम्हारे को कंसेप्ट समझना है बस, कैसे ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं। देखो इम्पोर्टेंट नोट क्या है बेटा, ये कि मैक्सिमम कोवेलेंसी ऑफ नाइट्रोजन, सर हाँ बेटा तेरी जो लास्ट वाले 2 एग्जांपल एक बार वापस बता दो। ये वाला बेटा सर है बेटा। यस सर। बेटा M का X मान ले, हेलोजन का -1 है तो 5, हेलोजन का -5 हो गया ना। ऐसे निकालेंगे X -1 इंटू 5 बराबर 0, तो X बराबर +5 आ गया ना। नहीं समझा? समझ गया सर। बेटा मैक्सिमम कोवेलेंसी ऑफ नाइट्रोजन इज 4। देखो जो भी बेटा आपके सेकंड पीरियड में आएंगे, सेकंड पीरियड में सबकी कोवेलेंसी मैक्सिमम 4 होगी। देखो सेकंड पीरियड में 2 ही ऑर्बिटल होंगे, 2s और 2p, 2d भी होते हैं क्या उसमें? बेटा बोलो। बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल्स, डी ऑर्बिटल्स की एब्सेंस की वजह से मैक्सिमम कोवेलेंसी कितनी होगी नाइट्रोजन की? 4। समझ में आया नहीं आई बात? यस सर। मैक्सिमम कोवेलेंसी ऑफ नाइट्रोजन इज 4 बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल्स, डी ऑर्बिटल्स की एब्सेंस की वजह से 4 होगी। बेटा समझ गए क्या बात? यस सर। बेटा नाइट्रोजन किस में आता है? नाइट्रोजन बिलोंग्स टू सेकेंड पीरियड, और सेकेंड पीरियड के अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन, और 8 इलेक्ट्रॉन 2 में ही आ जाएंगे, 2s और 2p में। s में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, p में कितने आ गए? 6 इलेक्ट्रॉन। तो बताओ डी ऑर्बिटल्स होंगे क्या इसमें? नो सर। तो डी ऑर्बिटल्स नहीं होंगे तो मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स एकोमोडेट कर सकता है? ये कितने बॉन्ड बना सकता है नाइट्रोजन? बेटा बोलो बात। 4 बॉन्ड्स। 4 बॉन्ड्स बना सकता है, तो 4 बॉन्ड्स बना सकता है तो इसकी कोवेलेंसी कितनी होगी फिर? 4। ऐसे इसकी भी 4 होगी बेटा, और सब एलिमेंट्स जैसे कार्बन की 4 ही तो होती है। ऑक्सीजन मैक्सिमम कितने बना पाएगा? मैक्सिमम कोवेलेंसी 4। देखो फिर इसके अंदर इन नोट नंबर 2 देखो बेटा कैसे क्वेश्चन आएगा कि PCl5 का मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा, PCl5 एग्जिस्ट बट NCl5
NCl5 डू नॉट एग्जिस्ट। देखो बेटा ये 11th क्लास का कंसेप्ट है, मैं बता रहा हूँ कैसे निकालेंगे, ये एग्जिस्ट करेगा और PCl5 नहीं करेगा। देखो फॉस्फोरस की आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, देखो बेटा इसमें सेंट्रल एटम P हो गया और इसमें सेंट्रल एटम क्या हो गया N, तो फॉस्फोरस की ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी 3s2 3p3। अब देखो इसमें 3d होंगे नहीं होंगे बेटा, 3d होंगे, तीसरे सेल में 3d होते हैं ना, सब 3 सब सेल, यस सर। लेकिन 3d कैसे होंगे, इसके अंदर खाली होंगे, उनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे क्योंकि अभी तो P नहीं भरा है। बेटा तुम्हारे घर में जैसे खाली रूम है, खाली रूम है तो ही तो तुम अपने रिलेटिव्स को अपने घर में ठहरा सकते हो, यस और नो। अब यस सर। तुम्हारे रहने के लिए रूम सफिशिएंट नहीं है तो कोई बाहर से आ गया तुम्हारे पास, तो वो बाहर से कोई आ गया तो वो रुक पाएगा क्या तुम्हारे पास, नो सर। नहीं रुक पाएगा। तो वही बात इसके अंदर है, देखो नाइट्रोजन के अंदर ये कॉन्फ़िगरेशन होगी ग्राउंड स्टेट 3s 3p और ये हो गया 3d, 3d खाली है इसके पास, ये फॉस्फोरस के ऊपर तो खाली है। तो देखो ये मैं तुम्हारे को एक कंसेप्ट बता रहा हूँ 11th क्लास का, ये तुम्हारे को बुक्स में लिखा हुआ नहीं मिलेगा, ऐसे बस समझना है तुम्हारे को कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने होने चाहिए टोटल हाइब्रिडाइजेशन के लिए, इतने होने चाहिए जितने सिग्मा एन पाई बॉन्ड्स टू बी फॉर्म्ड। कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए बेटा, जितने सिग्मा और पाई बॉन्ड बनने हैं आपके। और हाइब्रिडाइजेशन किस किस के अंदर होगी बेटा, बेटा बोलो हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन होगी सिग्मा प्लस जो लोन पेयर है, एलपी मतलब लोन पेयर, कितनी लोन पेयर है उनके बीच में, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सिग्मा प्लस पाई। देखो PCl5 में फॉस्फोरस के साथ 5 क्लोरीन 5 कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे ना बेटा, बेटा जब 5 बॉन्ड बनाएंगे तो कितने इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड होने चाहिए बताओ, युक्ता कितने होने चाहिए, युक्ता अक्षित कितने होने चाहिए, अक्षित यस सर। कितने इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड होने चाहिए बेटा, बात मैंने लिख रखी है सिग्मा प्लस पाई बॉन्ड के बराबर, तो कितने सिग्मा और पाई बॉन्ड बनेंगे, इसमें फॉस्फोरस के वैलेंस सेल में 5 इलेक्ट्रॉन है तो 5 ही तो बॉन्ड बन रहे हैं, क्लोरीन 5 बना रहा है ना, यस सर। तो कितने Yes, अनपेयर्ड sir. होने चाहिए, सर 3। 3 क्यों होने चाहिए बेटा, 3 अनपेयर्ड होंगे तो फिर 5 बॉन्ड कैसे बनेंगे, 5 कैसे बनेंगे देवेंदु, अरे बोल बेटा, बेटा 5 होने चाहिए नहीं होने चाहिए, यस सर। यस। एकता चौधरी कितने होने चाहिए, एकता चौधरी यस सर। बेटा 5 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होने चाहिए, लेकिन इसमें 5 नहीं है, तो 5 नहीं है तो ये जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसका एक का एक्साइटेशन करा दो हाई एनर्जी स्टेट में, तो इसकी एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन क्या बन जाएगी, बेटा बोलो अब एक्साइटेड स्टेट के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड हो गए, एक इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन कर दिया तो 5 हो गए ना बेटा। अब देखो हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, इंटरमिक्सिंग ऑफ द ऑर्बिटल्स ऑफ नियरली सेम एनर्जी, तो तीनों एक सेल के हैं, तो जितने सिग्मा प्लस लोन पेयर है, तो PCl5 के ऊपर लोन पेयर एक भी नहीं है, और सिग्मा बॉन्ड कितने बनने 5, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हुई इसकी
5 sp3d। बेटा बोलो समझ आया नहीं आया? अरे बोलो। yes sir तो ये इलेक्ट्रॉन जब इसमें नहीं एक आया, एक इलेक्ट्रॉन और बार को बता दो। देखो, तुम्हारे पास कोई रिलेटिव आ जाए और वो ये जिद करे कि मेरे को इसी रूम में रुकना है, और उस रूम में तुम्हारे घर के 2 मेंबर ऑलरेडी हैं, तो एक मेंबर को अगर तुम दूसरे रूम में भेज सकते हो तो वो जो नया रिलेटिव आया है, मेहमान आया है, वो उस रूम में एडजस्ट हो सकता है नहीं हो सकता? यस सर। बेटा कोवलेंट Yes, बॉन्ड sir. बनता है साझे से, शेयरिंग से, तो शेयरिंग तभी तो होगी। यस और नो? बेटा बोलो, बात क्लियर है या नहीं? yes sir और खाली रूम नहीं है, खाली रूम नहीं है तो उसको जो जो पहले से ही शेयर्ड था तुम्हारे घर के मेंबर का, उसको हम दूसरी जगह पे भेज नहीं सकते, दूसरी जगह पे नहीं भेज सकते, तो बॉन्ड बनेगा उसमें? नो सर। समझ गए बात? और ये ग्रीन से लिखा है वो क्या है? कहाँ पे लिखा है? सर वो जो ग्रीन पेन से लिखा है। ये अनपेड इलेक्ट्रॉन, यस सर। सिग्मा और पाई बॉन्ड टू बी फॉर्म्ड। कितने सिग्मा और पाई बॉन्ड है? ये बहुत गोल्डन पॉइंट है ये, कि किसी भी मतलब ऑर्बिटल्स में अनपेड इलेक्ट्रॉन्स इतने होने चाहिए एक्साइटेड स्टेट में कि जितने सिग्मा और पाई बॉन्ड बनने। तो ये PCl5 के अंदर देखो ना तुम, फॉस्फोरस के ऊपर वैलेंस शेल पे लेवाइस डॉट स्ट्रक्चर नहीं बनाने आते, 11वीं में नहीं सीखे। 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, और क्लोरीन के ऊपर 7 होते हैं, तो एक क्लोरीन शेयर कर लेगा तो ऑक्टेट हो गया ना इसके क्लोरीन का पूरा। तो ऐसे कितने क्लोरीन शेयर होंगे इसके साथ? 5। तो 5 होंगे, तो कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए फॉस्फोरस के ऊपर? 5. 5। तो वही तो बात बोली है कि जितने पाई बॉन्ड इसमें बन ही नहीं रहा, तो उस चीज़ को छोड़ दो। हाइब्रिडाइजेशन मतलब इंटरमिक्सिंग उन ऑर्बिटल में होंगे जितने सिग्मा पेयर और लोन पेयर है। तो लोन पेयर इसके ऊपर आ रही है क्या कहीं भी सेंट्रल एटम के ऊपर फॉस्फोरस पे? No, sir. तो सिग्मा बॉन्ड, खाली सिग्मा बॉन्ड है यहाँ पे, सिग्मा 5 है, तो 5 में इंटरमिक्सिंग होगी, तो कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे इसके अंदर? बेटा 5 बनेंगे नहीं बनेंगे? Yes, sir. हाइब्रिड इतने बनते हैं जितने के अंदर तुम इंटरमिक्सिंग कराते हो। तो देखो इंटरमिक्सिंग किस किस में करा रहे हो, एक S 3 P 1 D sp3d। तो sp3d से क्या बनेगा अपने पास? 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन जाएंगे इसके अंदर। बेटा बोलो, बात समझ में आई या नहीं आई? yes sir अरे बताओ। यस सर। अब देखो, मैंने एक बात ये ब्लैक पेन से लिख रखी है कि प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉट एन एसेंशियल कंडीशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। ये जो एक इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कराया था ना तुमने यहाँ से यहाँ तक, तो हाइब्रिडाइजेशन के लिए ऐसा जरूरी नहीं है कि तुम हमेशा कराओगे, जरूरत है तो कराना, नहीं तो नहीं कराना। जैसे तुम्हारे पास अनपेड इलेक्ट्रॉन पहले से ही 5 होते और एक इलेक्ट्रॉन पेयर होता, तो उस पेयर्ड इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन कराने की जरूरत पड़ती? no नो sir सर। नहीं पड़ती। तो आप देखो ये PCl5 का तो बन गया। अब PCl5 के अंदर फिर ये वेस्पर्स थ्योरी का एक कंसेप्ट होता है बेटा, कि वो अपने आप को जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं वो ऐसे अलाइन करेंगे कि जहाँ पे रिपल्शंस तो क्या हो जाएं, जहाँ पे रिपल्शंस तो कम हो जाएं और अट्रैक्शंस क्या हो जाएं, ज़्यादा। तो ये तो देखो 2 हाइब्रिड 3 इक्विटोरियल बॉन्ड्स बन गए, और ये एक कौन सा बॉन्ड बन गया? ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बना रहा हूँ, ये एक्सियल बॉन्ड्स बन गए। अब देखो इनमें पांचों में कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 1 इलेक्ट्रॉन इन ईच। अब देखो बेटा इससे कौन सी शेप जनरेट हो रही है? इन तीनों इक्विटोरियल बॉन्ड्स को बनाया तो क्या बन गया? ट्राइंगल। अब इस ट्राइंगल के तीनों एंड्स को यहां से मिला दो, तो ट्राइंगुलर पिरामिड बना या नहीं बना? yes sir ऐसे ही इन तीनों एंड्स को नीचे से मिला दो यूं, तो कौन सा पिरामिड बन जाएगा इससे? बेटा बोलो। अरे ट्राइंगुलर बाई पिरामिड बन गया ना, एक पिरामिड नीचे और एक पिरामिड ऊपर की तरफ। और ये बगल में एक इलेक्ट्रॉन किसके साथ शेयर कर लेगा यूं?
p ऑर्बिटल ऑफ क्लोरीन के साथ, उसमें अपोजिट स्पिन का इलेक्ट्रॉन होगा। ये जो मैं ब्लू कलर से बना रहा हूं ये किसका है ऑर्बिटल? क्लोरीन। क्लोरीन, क्योंकि क्लोरीन की आउटरमोस्ट कॉन्फ़िगरेशन देखो क्या होगी, 3s2 3p5। तो p में बेटा एक इलेक्ट्रॉन अनपेड बच रहा है ना, और p ऑर्बिटल की शेप कैसी होती है, डंबल शेप। तो इसलिए ये 5 डंबल शेप ऑर्बिटल्स 5 इलेक्ट्रॉन्स इनके साथ शेयर कर लेंगे, ऐसे यूँ बन जाएगा इसका PCl5 का मॉलिक्यूल। अब देखो नाइट्रोजन नहीं बना सकता बेटा ऐसा। नाइट्रोजन क्यों नहीं बना सकता? क्योंकि नाइट्रोजन के अंदर बताओ ऐसे वैकेंट डी ऑर्बिटल्स होते हैं। नो सर। तो वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है, तो वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है तो इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन करा सकते हो हाई एनर्जी स्टेट में? नो सर। नहीं करा सकते। नहीं करा सकते तो क्या होगा, ये मैक्सिमम देखो, मैक्सिमम कितने बॉन्ड बना सकता है? 3 तो पी के साथ बना सकता है और एक अपनी ये लोन पे डोनेट करके किसी को बना सकता है। यस और नो? देखो ये तो हो गया 2s के अंदर, और ये हो गया 2p के अंदर। तो मैक्सिमम कितने, एक तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड ये बना सकता है और एक बॉन्ड ये, एक बॉन्ड ये और एक बॉन्ड ये। तो मैक्सिमम कितने बॉन्ड बनेंगे बेटा नाइट्रोजन के अंदर? 4। तो ड्यू टू एब्सेंस ऑफ d ऑर्बिटल्स, due to absence of d orbitals in nitrogen, it cannot extend its covalency beyond 4। 4 से ज़्यादा उसकी कोवेलेंसी को एक्सटेंड नहीं कर सकता बेटा ये। बेटा बोलो क्लियर है या नहीं बात? Yes sir. Yes sir. Due to absence of d orbitals in nitrogen, it cannot extend its covalency beyond 4। 4 से ज़्यादा उसकी कोवेलेंसी को एक्सटेंड नहीं कर सकता। बेटा बोलो क्लियर है या नहीं? Yes. अरे समझ गए क्या? Yes sir. बेटा नाइट्रोजन 6 बॉन्ड बना सकता है रिया? No sir. क्यों नहीं बना सकता बेटा? 6 बॉन्ड, ये सॉरी, हाँ ठीक कह रही है, नाइट्रोजन नहीं बना सकता लेकिन फॉस्फोरस बना सकता है। बेटा फॉस्फोरस बना सकता है क्या? बेटा फॉस्फोरस में खाली ऑर्बिटल्स है तो फॉस्फोरस नहीं बना सकता। देखो ऐसे मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा जैसे PCl6 माइनस, तो इसमें 6 बॉन्ड बन रहे हैं नहीं बन रहे? क्लोरीन 6 क्लोरीन बना रहे हैं। PCl6 माइनस एग्जिस्ट बट NCl6 माइनस नोट। क्यों? वही बिकॉज ऑफ absence of d orbitals in nitrogen। बेटा समझ आया नहीं आया? Yes sir. Yes. अब नाइट्रोजन के +3 और +5 में से कौन ज़्यादा स्टेबल होगा, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस के में? +3 और +5 में से कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट मोर स्टेबल होगा? +3। +3 क्यों होगा बेटा? +3। डाउनवर्ड्स स्टेबिलिटी बढ़ रही थी +3 की इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से, अभी तो बताया था। नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस +5 is more stable। नाइट्रोजन और फॉस्फोरस का +5 is more stable than +5 से +5 ज़्यादा स्टेबल होगा बेटा किससे? +3 से। ठीक है,
नाइट्रोजन और फॉस्फोरस का +5 इज मोर स्टेबल देन +3। क्यों बेटा बताओ क्यों? तो साइज इंक्रीज हो रही है तो साइज अरे साइज नहीं बेटा, वही बात हो जाएगी, बिकॉज ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट। बिकॉज ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट स्टेबिलिटी ऑफ +3 की नीचे की तरफ बढ़ रही है ना, स्टेबिलिटी ऑफ +3 डाउनवर्ड्स इन अ ग्रुप। इनर्ट पेयर इफेक्ट की +3 की वजह से स्टेबिलिटी बढ़ रही है, इसलिए। अब देखो ऐसा क्वेश्चन आएगा सीधा ही, HNO2 रिया, HNO2 के अंदर नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? N का सर +3। शाबाश +3। और P में हर्षित बताना फॉस्फोरस में कितना है? हर्षित, देवेंदु कितना है? और रुको बेटा रुकने की क्या बात है, इसमें छोटा सा तो है ही है, सर 3 और 3 आएगा। +3 है तो इनका +3 लेस स्टेबल होगा, तो इनकी जस्ट हीटिंग कराने से इनके अंदर ये हो जाता है, ये कन्वर्ट हो जाता है HNO3 + NO + H2O में, H3PO3 डिकम्पोज हो जाता है, बट टूट के ऐसे बन जाता है H3PO4 + PH3। अब देखो इसके अंदर खास बात, H3PO4 में फॉस्फोरस का हो गया +5 और P में हो गया +3, नाइट्रोजन में N का हो गया +5 और यहाँ पे N का हो गया +2। देखो बेटा क्या खास बात है इसमें, +3 से +5 में गया ये, तो इसका मतलब क्या हुआ, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन? ऑक्सीडेशन। और +5 से +2 में गया तो क्या हुआ इसमें? रिडक्शन। फॉस्फोरस +3 से +5 में गया तो क्या हुआ इसमें? ऑक्सीडेशन। फॉस्फोरस +5 से ये +3 से -3 में गया तो क्या हुआ इसका? रिडक्शन। तो ये रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये रिएक्शन दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब सीधा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि व्हाट हैपन्स व्हेन फॉस्फोरस एसिड इज हीटेड। ये तो कौन सा एसिड है? नाइट्रस। लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में अस लगता है, देखो HNO3 नाइट्रिक है ना, +5 में नाइट्रिक, तो +3 में कौन सा हो गया? नाइट्रस। और ये कौन सा एसिड है? फॉस्फोरस। तो सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट हैपन्स व्हेन दीज आर हीटेड, तो इनकी हीटिंग कराएंगे तो दे अंडरगो, इनका ये लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट लेस स्टेबल, दैट इज व्हाई दे हैव अ स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू अंडरगो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। तो दीज रिएक्शंस आर एग्जांपल ऑफ डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शंस। डिस्प्रोपोर्शनेशन का मतलब होता है बेटा जिसमें एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन हो और उसी एलिमेंट का उस रिएक्शन में क्या हो? रिडक्शन हो। तो सच टाइप ऑफ रिएक्शंस आर नोन एज डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शंस। बेटा बोलो, बात समझ में आई या नहीं आई? यस सर। तो these are the examples of disproportionation reactions. Means when the same element undergoes oxidation as well as रिडक्शन, जिसमें सेम एलिमेंट में क्या हो जाए बेटा? ऑक्सीडेशन भी हो जाए और रिडक्शन भी हो जाए, उनको क्या बोलते हैं हम? डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। बेटा बोलो क्लियर है या नहीं बात? यस सर। बेटा क्यों होगी डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन इनमें? क्योंकि इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से ऊपर वालों का तो हाइयर मोर स्टेबल होता है और नीचे वालों का लोअर मोर स्टेबल होता है। समझ गए बेटा बात? अरे बोलो। यस सर। नाइट्रोजन देखो NH4+ बना लेगा। NH4+ में नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बना रहा है? 4।
अब देखो NH3 में भी 3 बॉन्ड बना रहा है और एक NH के ऊपर N के ऊपर लोन पेयर होती है ना। हाइब्रिडाइजेशन दोनों में sp3 होगी। इसकी शेप कैसी होगी? टेट्राहेड्रल। और इसकी शेप कैसी होगी? पिरामिडल। पिरामिडल। ट्रायंगुलर पिरामिडल। बेटा ये शेप ये निकालनी आती है नहीं आती तुम्हारे को? या बताऊं मैं? 11th क्लास का पार्ट है केमिकल बॉन्डिंग का, बता दो नहीं आती हो तो बता दो। ये चैप्टर तो बहुत दिन में पूरा होगा, नहीं तो फिर बेटा बोलो। आती तो है, एक बता बता दो। दो। रियादीप, Yes, sir. रिया आती हैं क्या? सर बस आती है। क्या कह रही हैं? आती है। आती है। लक्की लक्की आती है रे। अपरा सर बता दो। कौन बोल रहा है बेटा? बता दूं? बेटा कौन बच्चा बोल रहे हैं? पालीवाल। पालीवाल याद होनी चाहिए। देख ले, मैं तेरे कहने से बता रहा हूं। देखो बेटा, ये वेस्पर्स थ्योरी जो वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन, मैंने अभी हाइब्रिडाइजेशन निकालने का एक तरीका बताया। देखो हाइब्रिडाइजेशन और नंबर ऑफ लोन पेयर और बॉन्ड पेयर, इनके लिए देखो मैं एक फॉर्मूला लिख रहा हूं कि हाइब्रिडाइजेशन बराबर हाफ के बाद नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन सेंट्रल एटम, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। सेंट्रल एटम कौन होता है बेटा? जो मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है यूजुअली, वो सेंट्रल एटम होता है। ठीक बेटा? प्लस नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम्स। पालीवाल, मोनोवेलेंट का एटम्स का मतलब क्या हुआ बेटा? पालीवाल, युक्ता, मोनोवेलेंट का मतलब क्या होगा? हेलोजन। वैलोजन भी, कोई भी बेटा। मोनो मतलब वन, जिनकी वैलेंसी वन हो। समझ गए बेटा बात? देखो ये फॉर्मूला लगाएंगे हम हाइब्रिडाइजेशन ये निकालने के लिए। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स प्लस ऑन सेंट्रल एटम प्लस नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम्स प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज के मैग्नीट्यूड को माइनस करेंगे बेटा। ठीक है? देखो कैसे। देखो बेटा, ए को मैं मान रहा हूं सेंट्रल एटम, ए एज अ एग्जाम्पल ऑफ सेंट्रल एटम। बी हो गए बॉन्डेड साइड एटम्स, और एल क्या होगी बेटा? नंबर ऑफ लोन पेयर। नंबर ऑफ लोन पेयर्स। अब देखो मोनोवेलेंट एटम जैसे निकाल लिया आपने, जिनकी वैलेंसी 1 है, जैसे हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 है, ग्रुप 17 के एलिमेंट्स की वैलेंसी क्या होगी? 1। तो देखो नंबर ऑफ, इससे टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स पता लगा लो। टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स माइनस ये इस फॉर्मूले से पता लगेंगे नंबर ऑफ लोन पेयर्स। टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स माइनस टोटल मोनोवेलेंट, मतलब जिनकी वैलेंसी क्या हो? 1 हो। अब मान लो वैलेंसी बेटा 1 के कोई भी है ही नहीं,
तो डाईवैलेंट ट्राईवैलेंट हुआ, उसके अंदर भी मोनोवैलेंसी तो एक ही होगी ना, मतलब कोवैलेंट बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड तो एक ही बन पाएगा या नहीं? यस सर। यस। तो उसमें भी तुम्हारे को एक ही ट्रीट करना है। देखो कैसे, जैसे मान लो मैंने लिख दिया CO3 कार्बोनेट आयन है, इसके लिए निकालने टोटल बॉन्ड्स क्या हो गए बेटा, हाफ। सेंट्रल एटम हो गया कार्बन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं कार्बन पे, 4। मोनोवैलेंट एटम है यहाँ पे, ऑक्सीजन तो डाईवैलेंट होता है, 0। मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज को ऐड कर दो, +2, पॉजिटिव है नहीं, 0। तो 4 2 6 डिवाइडेड बाई 2, टोटल कितने आ गए बेटा इस पे, 3। बेटा टोटल बॉन्ड्स 3 आए ना? यस सर। अब देखो इसके अंदर लोन पेयर कैसे निकालोगे, टोटल बॉन्ड 3, मोनोवैलेंट एटम्स एक भी नहीं है, तो माइनस डाईवैलेंट एटम्स, डाईवैलेंट एटम बेटा 3 ही है इसके ऊपर, तो 3 तो सिग्मा बॉन्ड बनेंगे ही बनेंगे कम से कम, तो 3 - 3 0। 0। तो इसका मतलब इस कार्बोनेट आयन के ऊपर नो लोन पेयर, यस और नो? यस सर। बेटा बोलो, बात समझ में आई या नहीं आई? यस सर। देखो जैसे XeF4 पे निकाल लिए, तो जीनोन बेटा ग्रुप 18 का एलिमेंट है, तो Xe के ऊपर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8, ये प्लस मोनोवैलेंट एटम कितने बेटा इसमें, देखो फ्लोरीन मोनोवैलेंट है, तो 8 और 4 12, प्लस नेगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड 0, माइनस पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड 0, तो 12 डिवाइडेड बाई 2, तो टोटल कितने हो गए बेटा, 6। टोटल बॉन्ड पेयर 6 होगी ना बेटा, तो लोन पेयर बराबर 6 माइनस मोनोवैलेंट एटम, मोनोवैलेंट कितने हैं यहाँ पे, 4, मोनोवैलेंट 4, तो कितनी लोन पेयर बच गई यहाँ पे बेटा, 2 लोन पेयर्स। अब देखो वैसे ड्रॉ करके देख लो, जीनोन ग्रुप 18 का एलिमेंट है, तो ग्रुप 18 के ऊपर वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 8। 8 में से 4 फ्लोरीन के साथ शेयर हो गए बेटा, तो 4 फ्लोरीन के साथ शेयर हो गए, तो बताओ कितने बच गई, देखो 1 लोन पेयर और 2 लोन पेयर, यस और नो? यस सर। बेटा बताओ समझ आया नहीं आया? यस सर। अरे समझ गए क्या? यस सर। यस सर। अब देखो सभी अगर लोन पेयर हैं, इफ ऑल बॉन्ड पेयर्स, लोन पेयर नहीं सॉरी बॉन्ड पेयर, अगर ऑल बॉन्ड पेयर्स हैं तो उसकी ज्योमेट्री कैसी होगी मॉलिक्यूल की, सभी लोन पेयर्स तो रेगुलर ज्योमेट्री, और अगर बॉन्ड पेयर है तो क्या हो जाएगी बेटा, ऑल बॉन्ड पेयर्स तो रेगुलर ज्योमेट्री, और एटलीस्ट 1 लोन पेयर, अगर 1 लोन पेयर है तो कैसी ज्योमेट्री हो जाएगी बेटा उसके अंदर, इररेगुलर ज्योमेट्री। अब देखो फर्स्ट मॉलिक्यूल है, टाइप ऑफ मॉलिक्यूल, ज्योमेट्री, सेट, हाइब्रिडाइजेशन, एंगल, एग्जाम्पल। देखो बेटा टाइप ऑफ मॉलिक्यूल सबसे पहले है AB2। देखो A सेंट्रल एटम है और बॉन्डेड एटम्स कितने हुए उसके ऊपर, 2 हैं, तो ज्योमेट्री, ज्योमेट्री कैसी होगी बेटा इसकी, रेगुलर या इररेगुलर, रेगुलर। वेरी गुड, ज्योमेट्री इसकी कैसी होगी, रेगुलर ज्योमेट्री होगी बेटा इसकी, और रेगुलर 2 मॉलिक्यूल हैं तो रेगुलर कैसी होगी, लीनियर, शेप भी कैसी होगी उसकी, लीनियर। और हाइब्रिडाइजेशन देखो, हाइब्रिडाइजेशन बेटा सेंट्रल एटम में 2 ही बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर को गिन लो, वही हाइब्रिडाइजेशन कर दो, तो 2 हैं तो कौन सी होगी, sp, और एंगल कितना होगा बेटा उसके अंदर, 180 डिग्री।
देखो कैसे, ए सेंट्रल एटम और ये बी बॉन्डेड एटम्स, तो बेटा ये आमने सामने होंगे तभी रिपल्शन सबसे कम होंगे, तो एंगल कितना हो गया इसके अंदर ये 180 डिग्री। 180 डिग्री। और इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, BCl2 कार्बन डाइऑक्साइड, BBr2 एटसेट्रा, ये इसके एग्जाम्पल्स हो गए। ओके, सेकंड है AB3। AB3 पॉसिबल है क्या बेटा? देखो 3 बॉन्ड पेयर होगी इसमें, तो ज्योमेट्री इसकी रेगुलर होगी इर्रेगुलर? इरेगुलर। इर्रेगुलर क्यों होगी? लोन पेयर दिख रही है क्या इसमें बेटा? लोन पेयर दिख रही है क्या इसमें? देखो रेगुलर, ट्रायंगुलर, प्लेनर, ये 3 बॉन्ड पेयर्स आ गई। बेटा हाइब्रिडाइजेशन देखो 3 बॉन्ड है, तो 3 बॉन्ड को इंटरमिक्स करते हुए चलो, सेंट्रल एटम पे इलेक्ट्रॉन 3 ही होंगे इसके ऊपर, यस और नो? भाई 3 साइड एटम के साथ जुड़ रहा है तो 3 ही तो होंगे ना बेटा। यस सर। पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है नहीं, 3 ही मैग्नीट्यूड, 3 ही मोनोवेलेंट एटम हो गए। 6 डिवाइडेड बाई 2 3, तो 3 के अंदर कौन सी होगी हाइब्रिडाइजेशन? sp2। sp2। और एंगल देखो 120 डिग्री के होंगे नहीं होंगे इसमें? BH3 BF3 AlCl3 BBr3 Bi3 एटसेट्रा, ये होंगे बेटा सारे इसके। ओके, यस सर। बेटा बोलो क्लियर है या नहीं बात? यस सर। यस सर। उसके बाद देखो नेक्स्ट, इसी का सब डेरिवेटिव बनाते हैं बेटा अपन, कि टोटल 3 ही रखना है। मैं लिख देता हूं AB2L, बॉन्ड पेयर 2 होगी और लोन पेयर कितनी होगी इसमें 1। बेटा? चलो ये अब टाइम हो गया, ये बाकी जो बात बचा है ये कल करेंगे अपन डिस्कस। ओके, यस सर। या करवा दूं ये 2-3 और? सर कल कर लेंगे। कल कर लेगा, ठीक है। ओके थैंक यू सर। बेटा समझ आया नहीं आया ये? सर ये लास्ट वाला नहीं आया क्योंकि लाइट चली गई थी। लास्ट वाला एल तो लोन पेयर अभी बनाया नहीं है बेटा हमने।